हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसके अंदर कवर करेंगे तीन टॉपिक: फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग रेशियोज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। मैंने आपको पार्टनरशिप अकाउंटिंग और शेयर्स एंड डिबेंचर से रिलेटेड टोटल 200 एमसीक्यूज कंप्लीट कर लिए हैं। आज के इस लेक्चर में इन तीनों टॉपिक्स को 100 एमसीक्यूज के अंदर हम करेंगे डिस्कस। बात ये आती है, सर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एमसीक्यूज कर क्यों रहे हैं? तो बच्चों, इस बार आरबीएसई जो 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 7 फिल इन द ब्लैंक्स और 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन पूछने वाली है। मतलब टोटल 32 नंबर का जो कवरेज आरबीएससी अपने फाइनल एग्जामिनेशन में करने वाली है, वो टोटल पार्ट हम इन 300 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर कवर कर रहे हैं। तो आपको एग्जामिनेशन में जो 32 क्वेश्चंस आएंगे, उनमें से ऑलमोस्ट 32 के 32 क्वेश्चंस यहाँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में कवर होंगे। ये बात गारंटी की है। 32 में से 32 क्वेश्चंस यहीं से आने वाले हैं। तो अल्टीमेट 300 क्वेश्चन आपको करने हैं। टास्क काफी बड़ा है, लेकिन 300 क्वेश्चन आप लोग करोगे, गारंटी की बात है। 32 ये क्वेश्चन तो कवर होंगे ही, इसके साथ साथ जो मेरे 2 नंबर है, 3 नंबर है, 4 नंबर है, उनके क्वेश्चंस को करने में भी क्लैरिटी आएगी। आपकी तैयारी को और बेहतरीन करने के लिए एक बुक हमने पब्लिश की है, इसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एग्जामिनेशन वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस यहाँ हमने कवर किए हैं। बुक सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी दोनों में अवेलेबल है। और हमने क्वेश्चंस के साथ साथ जो मॉडल टेस्ट पेपर है वो भी कवर किए हैं। एग्जामिनेशन पेपर के साथ साथ आपको सॉल्यूशंस भी मिलने वाले हैं। इसके लिए डिटेल में वीडियो मैंने एक बनाया हुआ है, वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार चेक जरूर करें। एक बात जो स्पेशल है, पहले प्राइस हमने डिसाइड किया था 449, वो प्राइस अब है 299। तो एक बार वीडियो जरूर देखें, काफी काफी हेल्पफुल प्रोडक्ट आपके लिए रहेगा। अब बात करें कौन कौन से क्वेश्चन हमने यहाँ कवर किए। तो पहला क्वेश्चन, एक आइडियल करंट रेशियो कौन सा है? तो आइडियल करंट रेशियो, मेरे कंपनी अकाउंटिंग में 4 आइडियल रेशियोज हैं। पहला करंट, दूसरा क्विक, तीसरा डेट इक्विटी और नंबर 4 है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। आइडियल करंट रेशियो है 2:1, आइडियल डेट इक्विटी रेशियो है 1:1, सॉरी 2:1, आइडियल क्विक रेशियो है 1:1 और आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7:1। यहां लिख देता हूं, आइडियल करंट रेशियो तो हो गया 2:1, मेरा आइडियल क्विक 1:1, आइडियल डेट इक्विटी 2:1 और आइडियल इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7:1। एग्जामिनेशन में इन चारों में से एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से हम स्टेटमेंट्स इंक्लूड करते हैं? तो उसमें कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये रहेगा ऑल ऑफ दीज। याद रखें, कंपनी के शेड्यूल 3 में इन दोनों के फॉर्मेट मेंशन है, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल और बैलेंस शीट का। शेड्यूल 3 में पार्ट बी स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल, पार्ट ए बैलेंस शीट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट मेंशन है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 में। तो अल्टीमेट मैं आपको केवल 100 क्वेश्चंस की ही तैयारी नहीं करा रहा हूं। हमने 4 क्वेश्चंस यहां कवर किए, फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन तो यही हो गया। दूसरा, पी एंड एल स्टेटमेंट और बैलेंस शीट का फॉर्मेट के शेड्यूल में मेंशन है, कौन सा पार्ट कहा जाता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चंस के कंटेक्स्ट में हम कुछ 100 से ज्यादा, हो सकता है 200, हो सकता है 250 क्वेश्चंस कवर करने वाले। इसलिए मैं कह रहा था कि आपको 32 नंबर की तैयारी ही नहीं कराने वाला मैं, 32 नंबर के अलावा 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर की भी तैयारी इस लेक्चर के अंदर होगी। अगला कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ कैश आउटफ्लो इज, बताना है किस ट्रांजेक्शन से कैश का होगा आउटफ्लो। आउटफ्लो मतलब कैश फर्म का होगा, कंपनी का होगा रिड्यूस। पहला कहता है कैश सेल्स ऑफ गुड्स, अगर नगद में माल बेचेंगे कैश का होगा इनफ्लो, कैश इंक्रीज होगा। नगद में माल खरीदेंगे तब होगा कैश का आउटफ्लो, अभी तक है ऑप्शन बी मेरा आंसर। फिर है गुड्स गिवन एज चैरिटी, इससे कोई भी कैश का इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। और फिर सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट, पुराना फर्नीचर उधार बेचेंगे, कैश का ना ही इनफ्लो होगा ना आउटफ्लो होगा। तो ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इस साल के एमटीपी से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कौन सा आइटम बिजनेस की मेन एक्टिविटी से कंसर्न नहीं है? पहला, सेल ऑफ गुड्स, बिजनेस का मेन काम ही माल बेचना है, तो ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। सैलरी पेड टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को सैलरी पेड करेंगे, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। बिना एम्प्लॉइज के फर्म काम, कंपनी काम नहीं कर सकती। अगला, डिस्काउंट रिसीव्ड ऑन परचेज ऑफ गुड्स, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है। डिस्काउंट हम अगर सप्लायर से बल्क क्वांटिटी में माल परचेज करेंगे, सप्लायर हमें डिस्काउंट करेगा, ऑफर। आखिरी है परचेज ऑफ बिल्डिंग, यही मेरा नॉन ऑपरेटिंग आइटम है जो जाता है इन्वेस्टिंग के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पांचवा कहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड्स। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, जहां कैश का मतलब होता है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट केवल वही आएंगे जो 3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट होंगे।
3 महीने के अंदर कैश में कन्वर्ट होंगे, प्लस इनके अंदर रिस्क होना चाहिए जीरो या नेग्लिजिबल, रिस्क होना चाहिए जीरो। या फिर मैं यहां अगर मार्केटेबल सिक्योरिटीज लिख देता हूं वो और अच्छा रहेगा। तो हाल फिलहाल तो इसके लिए आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ए बी सी तीनों ही मेरे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माने जाएंगे। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला कहता है इफ 365 इज डिवाइडेड बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। अगर 365 में डिवाइड करेंगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का, तो ये कौन सा फॉर्मूला बनेगा? ये बनेगा एवरेज पेमेंट पीरियड। इट इज नोन एज एवरेज पेमेंट पीरियड, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अगला कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में कौन सा इंक्लूड नहीं होगा? ऑप्शन ए सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, बिल्कुल इंक्लूड होगा ये तो। पीआरआर भी इंक्लूड होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक टाइप का रिजर्व है। तो ये तीनों आइटम्स इंक्लूड होंगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। प्रोविजन फॉर बेड डेट्स इंक्लूड नहीं होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। एट्थ कहता है द कैश फ्लो फ्रॉम सेलिंग अ मशीन ऑफ बुक वैल्यू 50,000 एट अ लॉस ऑफ 12,000 विल बी। एक मशीन जिसकी बुक्स में वैल्यू है 50,000, इसे बेचा गया 12,000 रुपए के लॉस पे, तो कैश का कितना फ्लो होगा? फ्लो मतलब कैश का कितना इनफ्लो होगा? तो यहाँ पर 50 वाली मशीन 12 के लॉस पे बेची है, तो कैश का इनफ्लो होगा 38,000, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। नाइन्थ कहता है इफ नेट प्रॉफिट, जो लास्ट ईयर 2023 में आया हुआ है, इफ नेट प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर 75,000, अगर इस साल हमने प्रॉफिट कमाया 75,000, स्टॉक एट द बिगनिंग ओपनिंग स्टॉक है 15,000 एंड क्लोजिंग स्टॉक है 1,00,000। मेरा स्टॉक इंक्रीज हो रहा है, स्टॉक इंक्रीज होने का मतलब मेरी वर्किंग कैपिटल होगी इंक्रीज, और वर्किंग कैपिटल अगर इंक्रीज होती है तो मेरा माइनस आइटम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर कैश का डाउनवर्ड या फिर कैश का होगा आउटफ्लो। तो यहाँ पर प्रॉफिट था 75,000, वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हुई 85,000 से, 1,00,000 माइनस 15,000, सॉरी वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हुई 85,000 से, 1,00,000 माइनस 15,000 85,000। तो प्लस के पहले आइटम आई 75,000, फिर हमने माइनस किया 85,000, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश का हुआ आउटफ्लो वो भी 10,000। तो ये आएगा मेरा माइनस का 10,000, ऑप्शन बी। एग्जाम में जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत नहीं करें, आराम आराम से क्वेश्चन करते चलें। अगला क्वेश्चन, अ ब्लैंक इज यूजफुल इन इवेल्युएटिंग क्रेडिट एंड कलेक्शन पॉलिसीज। डेटर्स को कितने टाइम का हम देते हैं क्रेडिट, और इनसे कितने टाइम पीरियड के अंदर पैसा कलेक्ट कर पा रहे हैं, ये डिसाइड होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड से। अगर एक कंपनी, एक फर्म अपना एवरेज कलेक्शन पीरियड डिसाइड करती है और उस एवरेज कलेक्शन पीरियड के अंदर ही कवर कर लेती है, तो फर्म और कंपनी की पॉलिसीज इफेक्टिव है, अदरवाइज इफेक्टिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ब्लैंक मेजर द एक्टिविटी ऑफ फर्म्स इन्वेंट्री। तो फर्म की इन्वेंट्री का रिलेशन या फर्म की इन्वेंट्री के बारे में बताता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब जो माल हमने बेचा उसकी कॉस्ट कितनी है, इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और एवरेज इन्वेंट्री का मतलब ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग और क्लोजिंग का जो भी एवरेज आएगा उसे बोलते हैं एवरेज इन्वेंट्री। इसका ऑप्शन है बी। अगला कहता है ट्वेल्थ में, द ब्लैंक में इंडिकेट द फर्म एक्सपीरियंसिंग स्टॉक आउट्स एंड लॉस्ट सेल्स। अगर एक फर्म के पास स्टॉक कम है या फिर सेल्स को फुलफिल नहीं कर पा रही है, ये कौन सा रेशियो इंडिकेट करेगा? ये करेगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हाई है, इसका मतलब फर्म कम या तो कम लॉट्स में माल परचेज कर रही है, या फिर फर्म ज्यादा क्वांटिटीज में माल बेचती है। अगर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कम है तो इसका मतलब फर्म की ओवरऑल सेल्स भी रहेगी कम। अगला कहता है एबीसी कंपनी एक्सटेंड क्रेडिट टर्म ऑफ 45 डेज टू इट्स कस्टम। एबीसी कंपनी ने अपना जो क्रेडिट टाइम पीरियड था वो बढ़ा के कर दिया 45 दिन, कि कस्टमर्स को 45 दिन के अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज इससे ऊपर पेमेंट करते हैं तो कुछ डिफरेंस टर्म एंड कंडीशन रहेंगी जहां पर कंपनी या फर्म पेनल्टी में भी चार्ज कर सकती है। आगे कहता है इट्स क्रेडिट कलेक्शन वुड बी कंसीडर्ड पुअर। क्रेडिट कलेक्शन इन्होंने डिसाइड किया 45 दिन की पॉलिसी, क्रेडिट कलेक्शन पुअर कब माना जाएगा? जब कंपनी 45 दिन के अंदर पैसा कलेक्ट नहीं कर पा रही है, तब माना जाएगा इनकी पॉलिसीज इफेक्टिव नहीं है। तो अल्टीमेट, इफ इट्स एवरेज कलेक्शन पीरियड is 47 days, then it will be treated as policies of firm or company are ineffective. Question number 14, blank are especially interested in the average payment period। तो एवरेज पेमेंट पीरियड का रिलेशन रहेगा ट्रेड पेबल से, सिंस इट प्रोवाइड्स देम विद अ सेंस ऑफ बिल पेइंग पैटर्न ऑफ द फर्म। तो जितने भी एक
कंपनी या फिर फर्म के लेंडर्स हैं, जो भी सप्लायर्स हैं, वो पहले एनालाइज करेंगे क्या ये अपने लेंडर्स या फिर सप्लायर्स को टाइमली पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं। तो ऑप्शन रहेगा सी, लेंडर्स एंड सप्लायर्स। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता था ब्लैंक रेशियो प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन क्रिएटिंग द लॉन्ग रन ऑपरेशंस ऑफ द फर्म। तो लॉन्ग रन ऑपरेशंस ये बताते हैं एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की सॉल्वेंसी पोजीशन। तो लॉन्ग रन ऑपरेशन बताएगा सॉल्वेंसी रेशियोज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशियोज, द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ रेशियोज आर प्राइमरली मेजर रिस्क। अब कौन सा ग्रुप ऑफ रेशियो है जो रिस्क को मेजर करता है? तो रिस्क को मेजर करेगा लिक्विडिटी, शॉर्ट टर्म, कि हम एसेट्स जो है वो कैश में कन्वर्ट कर पाते हैं या नहीं, अपने पास जो एसेट्स हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रहा है या नहीं। इसके अलावा रिस्क को मेजर करेगा सॉल्वेंसी रेशियोज, और रिस्क को मेजर करेगा अपनी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, कि हम प्रॉफिट कमा पा रहे हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं या नहीं, नेट प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं या नहीं। तो मेरा लिक्विडिटी, डेट एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर दी ग्रुप ऑफ रेशियोज दैट प्राइमरली मेजर रिस्क। ऑप्शन यहां रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द ब्लैंक रेशियोज आर प्राइमरली मेजर्स ऑफ रिटर्न। रिटर्न मतलब प्रॉफिट। तो जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज है वो बताएंगे एक कंपनी या फिर फर्म कितना परसेंट प्रॉफिट कमाती है अपने शेयर होल्डर्स या फिर अपने इन्वेस्टर्स के लिए। 18 कहता है द ब्लैंक ऑफ बिजनेस फर्म इज मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू सेटिस्फाइंग इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस एज दे बिकम ड्यू। तो शॉर्ट टर्म एब्लिगेशंस को, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन जो भी हैं, लाइबिलिटीज जो भी हैं, उन्हें मेजर करता है लिक्विडिटी रेशियोज। अगर लिक्विडिटी रेशियोज 1:1 है तब माना जाएगा ऑर्गेनाइजेशन अपने डेट्स, शॉर्ट टर्म डेट्स को टाइमली पेमेंट कर पा रहे हैं, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19, blank ratios are a measure of the speed with which various accounts converted into revenue from operations or cash। तो revenue from operations का जो भी रिलेशन है वो एक्टिविटी रेशियो बताएंगे। जैसे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो है, ट्रेड रिसीवेबल का रिलेशन सेल्स के साथ। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो है, ट्रेड पेबल का रिलेशन क्रेडिट परचेज के साथ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का रिलेशन एवरेज इन्वेंट्री के साथ। इसके अलावा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियोज है, वर्किंग कैपिटल का रिलेशन सेल्स के साथ। तो सारे जो भी एक्टिविटीज रेशियो या टर्नओवर रेशियो है उनका रिलेशन रहेगा ऑपरेशन के साथ। तो ऑप्शन रहेगा ए। अब बात करें अगले क्वेश्चन की, 20वां कहता है द टू बेसिक मेजर ऑफ लिक्विडिटी आर। लिक्विडिटी के दो बेसिक मेजर कौन कौन से हैं? वो है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। ये रहेगा करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। याद रखें क्विक रेशियो का ही दूसरा नाम लिक्विड है, तीसरा नाम है एसिड टेस्ट रेशियो। तो 20वें में मेरा ऑप्शन बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 कहता है दी ब्लैंक इज अ मेजर ऑफ लिक्विडिटी विच एक्सक्लूड्स ब्लैंक जनरली द लीस्ट लिक्विड एसेट। तो लिक्विड रेशियो के अंदर हम इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस को करते हैं एक्सक्लूड। तो पहले में आएगा लिक्विड रेशियो, पहले में आएगा लिक्विड रेशियो और दूसरे में आएगा इन्वेंट्री। तो ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22, लूज टूल्स आर शोन अंडर सब हेडिंग। तो लूज टूल्स किस सब हेडिंग के अंदर आएगा? लूज टूल्स इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो ये हम शो करते हैं करंट एसेट के अंदर इन्वेंट्री में। तो 22 में ऑप्शन सी। 23 कहता है बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन। तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन किस सब हेडिंग के अंदर आएगा? इसका मेन हेडिंग है नॉन करंट एसेट और सब हेडिंग मानी जाएगी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन का कैपिटल WIP। तो ऑप्शन रहेगा सी, फिक्स एसेट के अंदर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। अगला कहता है कॉल्स इन एडवांस शोन अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग। कॉल्स इन एडवांस आएगा करंट लाइबिलिटी के अंदर और करंट लाइबिलिटी के अंदर भी अदर करंट लाइबिलिटी में। तो ऑप्शन ए करंट लाइबिलिटी, सब हेडिंग अदर करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 25, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर शोन अंडर सब हेडिंग। तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या है? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है। तो ये आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के अंदर। अगला एडवांस फ्रॉम कस्टमर शोन अंडर सब हेडिंग। कस्टमर से जो हमारे पास पैसा एडवांस आया है वो अपने लिए लाइबिलिटी है, शो करेंगे करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी में। तो ये जाएगा करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी में। अगला कहता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ये जाएगा कंपनी की नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में, अदर नॉन करंट या फिर अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज में। क्वेश्चन नंबर 28, एडवांस टू सप्लायर्स। जो भी हमने पैसा एडवांस दिया है सप्लायर्स को ये जाएगा करंट एसेट्स की अदर करंट एसेट्स में। कुछ बच्चों का यहाँ पर डाउट रहता है सर क्या एडवांस टू सप्लायर हम शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में नहीं डाल सकते? तो बच्चों शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस में केवल वही एडवांस जाएंगे जिनके बदले में हमें वापस कैश मिलेगा। जैसे मैंने अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट कराया तो सिक्योरिटी डिपॉजिट जब हम कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होगा उस समय सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें वापस रिफंड हो जाएगा। तो 28 का रहेगा ऑप्शन बी। अगला कहता है डेबिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L इज शोन अंडर। देखिए वैसे तो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L ये हम शो करते हैं एज अ फिक्टिशियस एसेट और वो भी एसेट की करंट एसेट के अंदर और करंट एसेट में भी अदर करंट एसेट में। लेकिन कंपनी एक्ट
2013 के रिवाइज्ड शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है ये हम शो करेंगे नेगेटिव बैलेंस के फॉर्म में। कंपनी एक्ट में स्पेसिफिक मेंशन है कि जो भी रिजर्व एंड सरप्लस का नेगेटिव बैलेंस रहेगा, जो भी स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल का नेगेटिव बैलेंस रहेगा, ये रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर ही शो करना है। तो इसका ऑप्शन है करेक्ट ए। अगला कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ करंट एसेट, कौन सी करंट एसेट नहीं है? ऑप्शन ए ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसे इन्वेस्टमेंट जो हमने परचेज किए हैं छोटे समय के लिए, जिन्हें हम कैश में कन्वर्ट कर देंगे मैक्सिमम 1 साल के अंदर। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री पार्ट है स्टॉक का, या इन्वेंट्री कोई स्टॉक कहते हैं जो करंट एसेट्स के अंदर हम करते हैं इंक्लूड। क्रेडिटर फॉर गुड्स, ये है मेरा ट्रेड पेबल, ये है मेरा ट्रेड पेबल, तो यही करंट एसेट्स नहीं, तो जो आएगा ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी के ट्रेड पेबल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 31 31 कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट अ सब हेड, कौन सा सब हेड नहीं है? इन्वेंट्री बिल्कुल सब हेड है करंट एसेट्स का, ट्रेड रिसीवेबल भी सब हेड है करंट एसेट का, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी सब हेड है नॉन करंट एसेट का, जो पेटेंट है ये सब हेड नहीं है, तो ऑप्शन है इसमें करेक्ट ए। 32 कहता है इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स इज अ पार्ट ऑफ, जो भी इन्वेस्टमेंट हम शेयर्स में करेंगे ये हमेशा पार्ट रहेगा शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का, ना कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज का, क्योंकि मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अंदर केवल वही सिक्योरिटीज ली जाएंगी जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी 3 महीने के अंदर, प्लस इनमें रिस्क होगा 0। 32 32 33 कहता है गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस इज अ पार्ट ऑफ, जो भी गुड्स हमने अप्रूवल बेसिस पर भेजा ये कंपनी अपनी बुक्स के अंदर इन्वेंट्री के फॉर्म में रिकॉर्ड करेगी, वो भी कॉस्ट प्राइस पे, तो इट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेंट्री जो इंक्लूड रहेगा क्लोजिंग स्टॉक के अंदर। अगला कहता है 34 रिजर्व कैपिटल इज प्रेजेंटेड इन, रिजर्व कैपिटल कहीं भी प्रेजेंट नहीं होगा, ना शेयर कैपिटल में, ना रिजर्व सरप्लस में, ना लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, तो ऑप्शन है डी नन ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 35 कॉल्स इन एरियर शोन अंडर, कॉल्स इन एरियर है, कॉल्स इन एडवांस है, शेयर फॉरफीचर है, ये कुछ ऐसी सब हेडिंग है या ऐसे आइटम है जिनका पता होना जरूरी है किस हेडिंग और सब हेडिंग के अंदर आएगा। तो कॉल्स इन एरियर ये शो करेंगे शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल में, और शेयर कैपिटल में से भी ये दिखाएंगे माइनस करके, तो इसमें आंसर है शेयर कैपिटल ऑप्शन बी। अगला कहता है यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूज करने वाले कौन कौन से पर्सन हैं? इसमें इंक्लूड करेंगे शेयर होल्डर्स, इसमें इंक्लूड करेंगे टैक्स ऑथोरिटीज, इंक्लूड करेंगे एम्प्लॉइज। शेयर होल्डर्स इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया, तो ये पता लगाएंगे कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, हमारे फंड का क्या यूटिलाइजेशन है। टैक्स ऑथोरिटीज ये डिटरमाइन करेंगी कंपनी ने टैक्स सही तरह से कैलकुलेट किया है या नहीं किया, कुछ पर्सनल एक्सपेंस इंक्लूड नहीं कर दिए, प्रॉफिट अंडर स्टेटेड तो नहीं है। एम्प्लॉइज ये चेक करेंगे कि हमारा जो प्रोविडेंट फंड का पैसा है वो एडिक्वेट कंपनी प्रॉपर अथॉरिटी के पास जमा कराती है या नहीं, और कंपनी को क्या बोनस डिक्लेयर करना चाहिए या नहीं। 37 कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड एज पर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी प्रिपेयर करती है शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग, और वो भी कंपनीज एक्ट 2013 में। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी आर प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अगला कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड एज पर शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 एक्सेप्ट, मतलब जो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट है कंपनी एक्ट में जो मेंशन है फॉर्मेट, वो फॉर्मेट सारी कंपनीज फॉलो करेंगी, कुछ कंपनीज को छोड़ के, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो बैंकिंग कंपनीज है, जो इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज है, तो ये उस फॉर्मेट को फॉलो नहीं करेंगे, इनके स्पेसिफिक फॉर्मेट्स होंगे। तो 38 में आएगा डी। अगला कहता है मैंने 37 में बता दिया ठीक है। 39 कहता है शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट इज शोन अंडर, तो जो शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग हम शो करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर, ये हम शो करेंगे रिजर्व सरप्लस के अंदर, मतलब शेयर होल्डर फंड्स में। अगला कहता है मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स टू बी डिस्क्लोज्ड अंडर, कंपनी ने जो भी मनी रिसीव किया है अगेंस्ट शेयर वारंट ये शो करते हैं शेयर होल्डर फंड्स के अंदर रिजर्व सरप्लस के बाद। मैंने 39 और 40 दोनों कर लिए। 41 कहता है 41 प्रपोज डिविडेंड इज ब्लैंक एंड मस्ट बी शोन इन, प्रपोज डिविडेंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के अकॉर्डिंग प्रपोज डिविडेंड केवल और केवल एक कंटिंजेंट लाइबिलिटी है जो हम शो करेंगे फुटनोट में, जब तक ये प्रपोज डिविडेंड अप्रूव नहीं होता शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग तब तक ये कंटिंजेंट लाइबिलिटी ही रहेगा। तो प्रपोज डिविडेंड इज कंटिंजेंट लाइबिलिटी दैट मस्ट बी शोन इन फुटनोट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिविडेंड पेबल इज शोन अंडर सब हेडिंग, तो डिविडेंड पेबल एक्चुअल लाइबिलिटी है, ये शो करेंगे अदर करंट लाइबिलिटी और मेजर हेड रहेगा करंट लाइबिलिटी। पूछा क्या सब हेडिंग है, सब हेडिंग आएगी अदर करंट लाइबिलिटी ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 43 प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, ये लॉन्ग टर्म प्रोविजन है, जब एम्प्लॉय रिटायर होगा तब उसे हम पेमेंट करेंगे, तो लॉन्ग टर्म प्रोविजन जो आएगा
नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अनर्ड इनकम शोन अंडर सब हेडिंग। अनर्ड इनकम ऐसी इनकम जो हमने अभी कमाई नहीं है लेकिन रिसीव कर ली है, तो हमारी लाइबिलिटी है। कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी। उसके अंदर आएगा अदर करंट लाइबिलिटी में, तो सब हेडिंग रहेगी अदर करंट लाइबिलिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड ऑन डिबेंचर। इंटरेस्ट मतलब ड्यू हो चुकी है, पेड नहीं की, आउटस्टैंडिंग बन चुकी है, करंट लाइबिलिटी आएगा अदर करंट लाइबिलिटी में, तो ये आएगा अदर करंट लाइबिलिटी में। याद रखें, इंटरेस्ट कभी भी डिबेंचर के साथ प्लस नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने डिबेंचर के साथ प्लस कर दिया तो इंटरेस्ट आ जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर, जबकि इंटरेस्ट हमें पेड करनी होगी 12 महीने के भीतर ही। 46 कहता है प्रीपेड एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट है करंट एसेट की अदर करंट एसेट में, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी में, तो ये जाएगा अदर करंट एसेट में और ये जाएगा अदर करंट लाइबिलिटी में, तो ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47, इंटरेस्ट नॉट येट ड्यू और अक्रूड ऑन डिबेंचर्स हेल्ड एज बोरोइंग्स शोन अंडर। जो इंटरेस्ट अभी तक ड्यू नहीं हुई है लेकिन हमें तब भी रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, रिकॉर्ड कर रहे हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, और ये अपनी लाइबिलिटी है क्योंकि हमने पैसा लिया हुआ था। ये शो करेंगे करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी की अदर करंट लाइबिलिटी। कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर एक्रूड इंटरेस्ट है तो हमने पढ़ा है वो केवल इनकम है। बच्चों, एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब ऐसी इनकम या एक्रूड इंटरेस्ट एक ऐसा आइटम अगर एक्सपेंस के फॉर्म में है तो ऐसा एक्सपेंस जो अभी तक ड्यू नहीं हुआ है लेकिन मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर इनकम के फॉर्म में है तो ऐसी इनकम जो अभी तक हमने कमा ली है लेकिन ड्यू नहीं हुई, हमें रिसीव करने का अभी राइट नहीं आया है, उस केस में हमें मैचिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करना होगा, वो जाएगा करंट एसेट की अदर करंट एसेट में। यहाँ पूछ रहा था जो इंटरेस्ट अभी तक ड्यू नहीं हुई है लेकिन एक्रूड हो चुकी है, वो हम कहाँ शो करेंगे? वो शो करने वाले हैं अदर करंट लाइबिलिटीज के अंदर। अगला कहता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन शोन अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन है, इसका हेडिंग रहेगा करंट लाइबिलिटी और सब हेडिंग रहेगा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, करंट लाइबिलिटी एंड शॉर्ट टर्म प्रोविजन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड शोन अंडर हेडिंग एंड सब हेडिंग। एम्प्लॉय का जो प्रोविडेंट फंड है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हमें शो करनी होगी नॉन करंट लाइबिलिटी के अंदर, और नॉन करंट लाइबिलिटी में भी अदर नॉन करंट लाइबिलिटी में। इनकेस अगर एम्प्लॉय का प्रोविडेंट फंड का ऑर्गेनाइजेशन ने प्रोविजन बनाया है तब हम शो कर सकते हैं अदर लॉन्ग टर्म प्रोविजन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 50, पब्लिक डिपॉजिट। पब्लिक डिपॉजिट एक तरह से डिबेंचर्स ही है, तो डिबेंचर्स के फॉर्म में या फिर लोगों से जो भी कंपनी ने पैसा लिया है उधार लंबे समय के लिए, ये जाएगा नॉन करंट लाइबिलिटी की लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में, तो हेडिंग रहेगी नॉन करंट लाइबिलिटी, सब हेडिंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चूज दी करेक्ट स्टेटमेंट। अब मुझे करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है, तो पहला कह रहा है ट्रेड रिसीवल इज शोन अंडर नॉन करंट एसेट इफ रियलाइज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो ट्रेड रिसीवल अगर 12 महीने के अंदर रियलाइज होगा तो वो जाता है करंट एसेट में, 12 महीने के बाद रियलाइज होगा तो जाएगा नॉन करंट एसेट में डिपेंडिंग अपॉन दी एग्रीमेंट। तो ये स्टेटमेंट गलत है। स्टेटमेंट तो कह रहा है अगर 12 महीने के अंदर रियलाइज कर लेंगे तो नॉन करंट एसेट में रिकॉर्ड करेंगे, बिल्कुल गलत, क्योंकि रिकॉर्ड करना था करंट एसेट में। अगला कहता है ट्रेड रिसीवल इज शोन अंडर करंट एसेट इफ रियलाइज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। बिल्कुल सही बात, अगर 12 महीने के अंदर रियलाइज कर लेंगे तो करंट एसेट में शो करेंगे। अगला कहता है ट्रेड रिसीवल इंक्लूड्स डेटर एंड क्रेडिटर बोथ। ये गलत है, क्योंकि ट्रेड रिसीवल में इंक्लूड करते हैं डेटर्स और बीआर। अगला कहता है ट्रेड रिसीवल इंक्लूड्स बीआर ओनली व्हेन रियलाइज्ड आफ्टर 12 मंथ्स। ये भी हो गया गलत, बीआर इंक्लूड तब करेंगे जब 12 महीने के अंदर रियलाइज होगा, तो इसमें ऑप्शन सही है मेरा बी। अगला कहता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स शोन अंडर ब्लैंक ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब ये अभी तक मैंने बात की बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग हेडिंग सब हेडिंग, अब बात कर रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कहाँ शो करेंगे? ये शो करेंगे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर, जो सोर्स ऑफ फाइनेंस है जिन पर कंपनी ने इंटरेस्ट चार्ज की है, इंटरेस्ट अलाउ की है, वो हम रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज कैलकुलेटेड एज। तो अकाउंटेंसी में चेंजेस इन इन्वेंट्री निकालते हैं ओपनिंग माइनस क्लोजिंग करके, तो ये आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ऑप्शन ए। अगला कहता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बोलते हैं नेट सेल्स। निकालने का पहला तरीका ग्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस सेल्स रिटर्न, या फिर नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को ही हम कह सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस सेल्स रिटर्न, ये हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन कहता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस चेंज इन स्टॉक, ये भी हो गया गलत। तो आंसर है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, अदर इनकम इंक्लूड्स। अदर इनकम में कौन कौन सी इंक्लूड करेंगे?
डिविडेंड रिसीव्ड, ये भी अदर इनकम है। दूसरा है डिस्काउंट रिसीव्ड, तीसरा है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, और फोर्थ है ऑल ऑफ दीज। तो मुझे बतानी है अदर इनकम में कौन सी इनकम इंक्लूड कर रहे हैं। यहाँ ये नहीं पूछ रहा ऑपरेटिंग या नॉन ऑपरेटिंग के बारे में, पूछ रहा है अदर इनकम कौन सी होगी। तो ये तीनों ही अदर इनकम है, क्योंकि मेन जो इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसमें शो करते हैं केवल सेल्स। यहाँ पूछ रहा अदर इनकम, तो ये तीनों अदर इनकम के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के अंदर। अगला कहता है 56 बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। बैलेंस शीट है पार्ट ए, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है पार्ट बी। तो पार्ट ए एंड पार्ट बी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 57। 57 कहता है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इज कैलकुलेटेड एज। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड किस तरह से निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज का मतलब नेट परचेज, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये हो गया गलत, क्योंकि अगर नेट परचेज गिवन है तो परचेज रिटर्न माइनस नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन कहता है ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, बिल्कुल सही। तीसरा ऑप्शन कहता है चेंज इन स्टॉक, मतलब ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। अगर ये परचेज रिटर्न नहीं होता तो ये सही माना जाता, तो फिर ऑप्शन होता है मेरा बी और सी। यहाँ पर परचेज रिटर्न गिवन है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी नहीं रहेगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। अगला कहता है 58 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे, ओपनिंग स्टॉक प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस परचेज, परचेज कौन सी, नेट परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पर ऊपर भी हम डायरेक्ट एक्सपेंस प्लस कर सकते थे, लेकिन ऑप्शन में गिवन नहीं है इसलिए नहीं किया। इस जगह कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ तक सही है, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ भी सही है, प्लस नेट परचेज यहाँ भी सही है, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक सही है। ये ऑप्शन सही है अभी तक तो। दूसरा चेंज इन स्टॉक, चेंज इन स्टॉक का मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, प्लस नेट परचेज बिल्कुल सही, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस बिल्कुल सही। यहाँ गलत हो गया, तो दूसरा ऑप्शन गलत। तीसरा कहता है नेट सेल्स, सेल्स प्लस सेल्स रिटर्न, ये भी हो गया गलत। अगर इस जगह मुझे ग्रॉस सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न लिखता तब हो जाता बिल्कुल सही। यहाँ गिवन है नेट सेल्स प्लस सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न का काम यहाँ पर है ही नहीं, तो ये भी मेरा हो गया गलत। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। याद रखें एग्जाम में आपको डी वाले ऑप्शन लग रहा है कि सर ऑल ऑफ दीज लिखा है, ए और बी लिखा है, बी और सी लिखा है, या फिर ए और सी लिखा है, वही टिक कर दें, तो ऐसा संभव नहीं है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कवर किए हैं, यहाँ भी नहीं है डी, यहाँ भी नहीं है। बहुत सारे केसेस में डी वाला ऑप्शन नहीं रहेगा, बहुत रेयर केसेस में, या कुछ क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जहां ऑल ऑफ दीज या फिर बोथ ए एंड बी इस तरह का ऑप्शन सही हो। क्वेश्चन 59 वेजेस एंड सैलरीज आर शोन अंडर। वेजेस एंड सैलरीज स्टेटमेंट ऑफ पीएल की किस सब हेडिंग के अंदर शो होगा, हेडिंग रहेगा एक्सपेंस, सब हेडिंग रहेगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, तो ऑप्शन सी। अगला सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर शोन अंडर। अगर एंटिटी गुड्स बेचती है या फिर सर्विसेज रेंडर करती है तो ये उसका मेन ऑपरेटिंग आइटम है, जो जो हम प्रेजेंट करेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर, तो ऑप्शन रहेगा डी। अगला आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। ये अभी तक मैंने जहां तक है हेडिंग सब हेडिंग के सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट कवर कर लिए, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए। अब बात करें रेशियो से रिलेटेड, तो पूछ रहा है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। मुझे करेक्ट स्टेटमेंट करना है आइडेंटिफाई। पहला, अ रेशियो रिफ्लेक्ट्स क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट, ये हो गया गलत, क्योंकि अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जो है वो केवल क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट से ही डील करती है, तो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन ही दे सकती है, क्वालिटेटिव इन्फॉर्मेशन नहीं देगी। दूसरा कहता है लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स आर कंसर्न्ड अबाउट द एबिलिटी ऑफ अ फर्म टू डिस्चार्ज इट्स ऑब्लिगेशन टू पे इंटरेस्ट एंड रीपे द प्रिंसिपल अमाउंट। जो एक ऑर्गेनाइजेशन की लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स हैं, वो इस बात से कंसर्न है, इस बात से चिंतित हैं, या उन्हें ये डर है कि क्या हमारा जो पैसा है वो सिक्योर्ड है, क्या हमारे इस पैसे को इंटरेस्ट के साथ कंपनी पेड कर पाएगी या नहीं। बिल्कुल सही। हमेशा डिबेंचर्स होल्डर हैं या फिर लोन प्रोवाइडर्स हैं, उन्हें इसी बात का एक तरह से इनसिक्योर फीलिंग है कि क्या कंपनी हमारे इंटरेस्ट को पेड कर पाएगी, और कंपनी ने जो हमें वादा किया है एक टाइम पीरियड के बाद पेमेंट करने का, क्या वो हमें पेड कर पाएगी। इसीलिए वो लोन देते समय कोई एसेट्स स्पेसिफिकली प्लेस कर लेते हैं, तो ऑप्शन बी अभी तक सही है मेरा। तीसरा कहता है द ओनली पर्पज ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इज टू कीप द मैनेजर इन्फॉर्म अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ ऑपरेशन, ये हो गया गलत। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जो भी हम इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं, इनका मोटिव है सारे यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देना अलोंग विद द मैनेजर्स, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। 62 कहता है रेशियो विच कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड इंफॉर्मेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंबाइंड इंफॉर्मेशन मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों के बेसिस पर जो हम रेशियो बनाएंगे उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट रेशियोज, तो ऑप्शन रहेगा सी कंपोजिट रेशियोज।
अगला कहता है लिक्विड एसेट कैन बी कैलकुलेटेड एज, लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे? पहला फॉर्मूला करेंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री और माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स। इनकेस प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स नहीं है तो करेंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। पहला करेंट एसेट माइनस क्विक एसेट, तो गलत है क्योंकि क्विक एसेट्स का नाम ही लिक्विड एसेट है। दूसरा करेंट एसेट प्लस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस एडवांस टैक्स, ये भी हो गया गलत। तीसरा करेंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री माइनस एडवांस टैक्स, बिल्कुल सही। और फोर्थ ये हो गया मेरा गलत। तो ऑप्शन करेक्ट है सी। 64 कहता है करंट एसेट्स आर द ट्वाइस ऑफ करंट लाइबिलिटीज, अगर करंट एसेट्स करंट लाइबिलिटी के डबल है तो मेरा करंट रेशियो क्या होगा? करंट रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो ये रहेगा 2/1, तो रेशियो आ जाएगा 2:1, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ कहता है करंट रेशियो कैन बी इंप्रूव्ड बाय, करंट रेशियो इंप्रूव कब होगा? करंट रेशियो इंप्रूव होगा जब हम किसी भी करंट लाइबिलिटी को पेड ऑफ कर देते हैं इन केसेस के अकॉर्डिंग। तो फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं अभी करंट रेशियो है 2:1, तो 2 लाख की करंट एसेट और 1 लाख की करंट लाइबिलिटी। अब मैं पहले ऑप्शन को भी साइड में रख दूं और बाकी ऑप्शन में काम करूं, तो अगर मैं उधार माल खरीदता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 लाख रुपए का उधार माल खरीद लिया तो मेरी करंट एसेट हो गई 3 लाख, करंट लाइबिलिटी हो गई 2 लाख। इसका मतलब मेरा करंट रेशियो कितना हो गया? 1.5:1, जो हो गया डिक्रीज। तीसरा कहता है अगर गुड्स बेच देंगे उधार पे, सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार बेचेंगे तो डेटर्स बढ़ेंगे, स्टॉक कम हो जाएगा, तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा करंट एसेट पे ना करंट लाइबिलिटी पे। यहाँ रेशियो रहेगा नो चेंज, यहाँ होगा नो चेंज, यहाँ पर होगा डिक्रीज। अब पेमेंट ऑफ करंट लाइबिलिटी, अगर मैं 50,000 रुपए की करंट लाइबिलिटी पेड कर देता हूँ तो मेरा करंट एसेट रह जाएगा 1.5 लाख और मेरी करंट लाइबिलिटी रह जाएगी 50,000। यहाँ से हो गया रेशियो इंप्रूव 3:1। वही बताना था कौन सा से रेशियो होगा इंप्रूव, तो ऑप्शन रहेगा ए। नंबर नेक्स्ट, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो विल बी इक्वल, करंट और लिक्विड रेशियो इक्वल कब होंगे? जब कोई भी इन्वेंट्री, कोई भी प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एडवांस टैक्स नहीं है। या फिर ये कह सकते हैं करंट रेशियो और क्विक और लिक्विड रेशियो जीरो कब होगा? जब इन्वेंट्री होगी जीरो, इनकेस प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स नहीं है तब। तो करंट एसेट आर इक्वल्स टू दी करंट लाइबिलिटी, ये गलत है। करंट एसेट्स आर इक्वल्स टू दी क्विक एसेट, बिल्कुल सही। करंट एसेट्स क्विक एसेट्स आर इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटी, ये भी गलत। तो ऑप्शन हो गया मेरा बी। अगर करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स इक्वल है तब भी करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो होगा इक्वल। अगला कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज कैलकुलेटेड एज, जो मुझे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है वो किस तरह से निकाला जाएगा? पहला ऑप्शन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस टैक्स पेड, गलत, क्योंकि बिफोर टैक्स में कौन सा टैक्स का अमाउंट ऐड करेंगे? जो इस साल एंटिटी ने प्रोविजन बनाया है। दूसरा ऑप्शन नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, यहां तक सही है, प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड, ये हो गया गलत, क्योंकि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड बांटेंगे, तो अभी तक डिविडेंड माइनस था ही नहीं और मैंने प्लस कर दिया, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। तीसरा कहता है रिटेन अर्निंग, डिविडेंड बांटने के बाद वाला प्रॉफिट प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स, जो करंट ईयर बनाया प्रोविजन, प्लस प्रेफरेंस और इक्विटी डिविडेंड, बिल्कुल सही। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये हो गया टैक्स का प्रोविजन और ये हो गया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तीनों को ऐड करने के बाद आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगला कहता है प्राइस अर्निंग रेशियो इज अ रिलेशन बिटवीन, तो ये रेशियो का फॉर्मूला है एमपीएस अपॉन ईपीएस, so it is a relation between market price per share and earning per share. क्वेश्चन नंबर 69, इफ ऑपरेटिंग रेशियो इज 85%, ऑपरेटिंग रेशियो यदि 85% है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का जो फॉर्मूला है वो 100 माइनस ऑपरेटिंग रेशियो, तो 100 में से माइनस करेंगे 85, ये आ जाएगा 15%। अगला कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट हमें करना है आइडेंटिफाई। ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज मोर देन नेट प्रॉफिट इवन नॉन ऑपरेटिंग इनकम एग्जिस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा ही नेट प्रॉफिट से ज्यादा होगा चाहे नॉन ऑपरेटिंग इनकम एग्जिस्ट करे या नहीं करे, ये स्टेटमेंट है गलत। क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन के पास ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट के अलावा नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी है, तो हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट इक्वल हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट कम हो नेट प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है ग्रॉस प्रॉफिट ज्यादा हो नेट प्रॉफिट हो कम। कभी भी ये कहना मुश्किल है कि ग्रॉस प्रॉफिट ही ज्यादा हो। दूसरा क्लोजिंग स्टॉक हैज नेगेटिव रिलेशन विद ग्रॉस प्रॉफिट, ये भी गलत है। हमें ढूंढना है करेक्ट स्टेटमेंट। क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशन है डायरेक्ट, अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक गिरेगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी गिरेगा, तो रिलेशन है पॉजिटिव ना कि नेगेटिव। तीसरा कहता है नेट प्रॉफिट एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट विल बी सेम इफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम आर नॉट एग्जिस्ट, बिल्कुल सही बात।
अगर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स नहीं है, ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, तब ऑपरेटिंग और नेट बिल्कुल इक्वल होंगे। ऑप्शन सी सही है अभी तक तो। अगला कहता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स इंक्लूड नॉन रिकरिंग इनकम एज वेल, ये हो गया गलत। ऑपरेटिंग इनकम में केवल और केवल ऑपरेटिंग आइटम, केवल और केवल ऑपरेटिंग आइटम ही आएंगे और कोई आइटम नहीं आएगा। अगला, इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ट्वाइस ऑफ ओपनिंग स्टॉक, अगर क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक का डबल है, अगर ये मैंने मान लिया एक्स, तो ये हो गया 2x। अगर ओपनिंग स्टॉक है 10,000, ओपनिंग स्टॉक 10, तो क्लोजिंग आ गया 20। एवरेज स्टॉक कितना होगा, तो 10 और 20 टोटल हो गया 30। एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2, तो 10 प्लस 20, 30/2, 15,000, तो मेरा आ जाएगा 15,000, ऑप्शन डी। अगला, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर यूज्ड, तो इसका फॉर्मूला क्या है सर? फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। तो हमें यूज करना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ना कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ना कि टोटल एक्सपेंस। तो ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 73, इफ क्रेडिट सेल इज 4 टाइम ऑफ कैश सेल्स, अगर क्रेडिट सेल्स कैश सेल्स का 4 गुना है, अगर मैं कैश सेल्स मान लूं एक्स, तो क्रेडिट सेल हो जाएगा 4x। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स निकालनी है अगर टोटल सेल्स होती है 1,20,000। हमें बताया कैश और क्रेडिट दोनों जोड़ दें तो आ जाती है मेरी टोटल सेल्स, तो मेरा 5x इक्वल्स टू 1,20,000। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 24,000, मतलब कैश सेल्स की वैल्यू आ गई 24,000। क्रेडिट सेल्स की वैल्यू इसका 4 टाइम्स, मतलब 96,000 निकालना था क्रेडिट सेल्स, तो वो रहेगा 96। जल्दीबाजी में ऐसा नहीं करें कि 1,20,000 में सीधा ही 4 का डिवाइड कर दें, तो वो आंसर वहां से निकल के आएगा गलत। 74 कहता है इफ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5 टाइम, अगर आईटीआर 5 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स का 80% है, निकालना है एवरेज स्टॉक, आराम आराम से चलें, जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, और सेल्स 2 लाख रुपए। एवरेज स्टॉक इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का मुझे फॉर्मूला बताया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। मुझे केवल इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है और एवरेज इन्वेंट्री भी निकालनी है। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड सेल्स का 80% है, और सेल्स है 2 लाख, 2 लाख का 80% कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 1,60,000, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,60,000 आया, तो मेरी यहाँ से एवरेज इन्वेंट्री आ जाएगी कुछ 32,000। एक्स का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा 5 में, 5 का फिर डिवाइड करेंगे तो वो आ जाएगा 32। 74 में ऑप्शन है सी। 75 कहता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर टैक्स माइनस करने के बाद प्रॉफिट है 1,20,000 और टैक्स की रेट है 20%, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो व्हेन कंपनी हैज 10% लॉन्ग टर्म लोन ऑफ रुपीज 1,50,000। मुझे निकालना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, जिसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाई इंटरेस्ट। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाई इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,20,000 है, टैक्स का रेट 20% है, ये 20% किस पे रहेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे। तो लेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इक्वल्स टू 100, टैक्स का अमाउंट आ जाएगा 20, आफ्टर टैक्स आ जाएगा 80, तो ये 80 के इक्विवेलेंट है। तो 1,20,000 डिवाइड बाई 80, मुझे वैल्यू निकालनी है प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, या फिर 20 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा टैक्स का अमाउंट, ऐड कर लेंगे 1,20,000 में टैक्स, आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहां से ये आना है कुछ 1,50,000। मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 1,50,000। क्वेश्चन की डिमांड क्या थी? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो निकालना था। अब 1,50,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका है, इसमें ऐड करना पड़ेगा मुझे इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट रहेगा 1,50,000 का 10%, 15,000। मेरा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 1,65,000। अब इसके बाद डिवाइड करना है मुझे इंटरेस्ट का, इंटरेस्ट का अमाउंट 15,000, तो ये आ गया 15 वन जा 15, और 15 वन जा 15, ये आएगा 11 टाइम्स। यहाँ ऑप्शन नहीं होगा शायद, बिल्कुल इसे मैं कर लूँ 11 टाइम्स। कौन सा कर लें? पहला वाला ऑप्शन ही कर दें 11 टाइम्स, तो आंसर आएगा 11 टाइम्स, ऑप्शन ए। अगला कहता है डिविडेंड पेड बाई फाइनेंशियल एंटरप्राइज, एक फाइनेंशियल एंटरप्राइज जो डिविडेंड पेड करती है, मैंने आपको बताया हुआ है क्रैश कोर्स में, डिविडेंड कोई सी भी एंटरप्राइज पेड करेगी हमेशा अपनी शेयर कैपिटल पे। तो एंटरप्राइज फाइनेंशियल हो या नॉन फाइनेंशियल हो, हमेशा ये शो करेंगे, ये पार्ट रहेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का।
तो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अगला कहता है डिविडेंड पेड बाय नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, ये भी आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर ही। अगला इंटरेस्ट रिसीव्ड, अगर कोई फाइनेंशियल एंटरप्राइज है इंटरेस्ट करती है रिसीव, उसके लिए ऑपरेटिंग आइटम है। और अगर कोई नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इंटरेस्ट करती है रिसीव, उसके लिए इन्वेस्टिंग आइटम है। तो ऑप्शन रहेगा बी ऑपरेटिंग एंड इन्वेस्टिंग। 79 इंटरेस्ट पेड बाय फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज, फाइनेंशियल एंटरप्राइज इंटरेस्ट पेड करती है उसके लिए ऑपरेटिंग है, नॉन फाइनेंशियल एंटरप्राइज इंटरेस्ट पेड करती है उसके लिए फाइनेंसिंग है। तो ऑपरेटिंग एंड फाइनेंसिंग ऑप्शन ए, क्योंकि फाइनेंशियल एंटरप्राइज का मेन काम ही इंटरेस्ट देना और इंटरेस्ट वसूलना है। अगला कहता है 80X लिमिटेड ने इशू किए 2000 इक्विटी शेयर 100 रुपए वाले, जिस पर कंपनी ने मांगे 80 रुपए। ध्यान रखें 100 में से 80 मांगे हैं। एट रुपीज 120 कंपनी ने 100 वाला शेयर 120 में जारी किया। अब कंपनी ने ड्यूरिंग द ईयर डिविडेंड डिक्लेयर किया इंटरिम, वो भी 10%। डिमांड है अमाउंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड विल बी, इंटरिम डिविडेंड का अमाउंट कितना रहेगा। अगर 100 वाला शेयर है 80 रुपए ही मांगे हैं, डिविडेंड मैंने आपको बताया हुआ है डिविडेंड केवल और केवल निकाला जाएगा फेस वैल्यू का। 80 रुपए कॉल्ड ऑफ अमाउंट मल्टीप्लाई भी 2000, कंपनी ने अभी तक केवल फेस वैल्यू के रिसीव किए होंगे 160, 160 का कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी, 10% वो आएगा 16,000, ऑप्शन डी। हमें कोई भी प्रीमियम से मतलब नहीं है, कोई भी इशू प्राइस से मतलब नहीं है, मुझे मतलब था इस फेस वैल्यू में से कितना अमाउंट किया है रिसीव। क्वेश्चन अगला 80 में कहता है इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक पार्ट है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, अगर वो इंक्रीज होता है प्लस आइटम रहेगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, तो प्लस आइटम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ऑप्शन सी। अगला आउट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन लीड्स टू नो कैश फ्लो, बताना है कौन से ट्रांजेक्शन में कैश का फ्लो नहीं होगा। इश्यू ऑफ बोनस शेयर इशू करेंगे कोई भी कैश का इनफ्लो नहीं, ना ही आउटफ्लो, बिल्कुल सही। डिबेंचर इशू करेंगे प्रमोटर्स को, ना कैश का इनफ्लो ना कैश का आउटफ्लो, बिल्कुल सही। फर्स्ट और सेकंड। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, उधार माल परचेज करेंगे, अगर गुड्स उधार परचेज करते हैं तो डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग ना कैश का इनफ्लो ना आउटफ्लो, ये भी सही है। अगर पुरानी मशीनरी बेचेंगे साइलेंट है तो मानेंगे नगद में बेचा होगा, तो इसमें मेरा कैश का होगा इनफ्लो। तो आंसर कौन सा सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 83 रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ गुडविल, अगर वैल्यू ऑफ गुडविल डिक्रीज होता है तो मानेंगे साइलेंट केस में ये हमने राइट ऑफ की होगी। अमोर्टाइजेशन है तो ये दिखाई देगा प्लस आइटम, और वो भी ऑपरेटिंग के अंदर, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम हेडिंग के अंदर, तो ये रहेगा प्लस आइटम अंडर दी ऑपरेटिंग। अगला कहता है कंपनी हैज बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर टैक्स एट द बिगिनिंग ऑफ ₹15,000 एंड एट द एंड 10,000, कंपनी के पास प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग बैलेंस 15,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 10,000 है, तो इस केस में टैक्स क्यों कटना होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हमेशा मानेंगे पिछले साल का जो प्रोविजन होगा उसे ही हमें पेड करना है, और इस साल का जो प्रोविजन है ये हमने क्रिएट किया होगा, तो टैक्स पेड विल बी ओपनिंग प्रोविजन दैट इज 15,000। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वही है, इस केस में प्रोविजन इन दिस केस टैक्स पेड 15,000 एंड प्रोविजन क्रिएटेड 10,000, 15,000 10,000, ऑप्शन बी। अगला कहता है कंपनी सोल्ड अ मशीन, एक कंपनी ने मशीन बेची 25,000 वाली कॉस्टिंग की, जिसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आज है 19,000, 25,000 की खरीदी थी, टोटल डेप्रिसिएशन 19,000 लग चुका है, मतलब वैल्यू अब रह गई है 6,000। कंपनी ने इसे बेचा 5,000 रुपए के प्रॉफिट पे, मतलब 6,000 वाली मशीन अब बेची है 5,000 के प्रॉफिट, मतलब 11,000 में कैश का इनफ्लो कितना रहेगा, वो रहेगा 11,000। क्वेश्चन नंबर 87 आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, अब मुझे ढूंढना है इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ टेक्निक ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने की टेक्निक है, बिल्कुल सही बात, और प्रिपेयर करते हैं AS3 के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही। तो पहला स्टेटमेंट सही है, मुझे ढूंढना है इनकरेक्ट कौन सा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग बाय यूजर्स, बिल्कुल सही। बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट के बेसिस पर, ताकि यूजर डिसीजन मेकिंग कर पाए, तो ऑप्शन बी सही है, मुझे ढूंढना है इनकरेक्ट। अगला कहता है कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट एज वेल एज अकाउंट विच इज प्रिपेयर्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम, ये हो गया गलत, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर बनाया जाएगा, लेकिन इसमें कोई भी साइड नहीं है, ये कोई अकाउंट नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। 88 कहता है चूज द करेक्ट ऑप्शन दैट कंसीडर्ड एज प्लस आइटम इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्लस आइटम कौन सा होगा। ऑप्शन बी इंक्रीज इन एक्रूड इंटरेस्ट, साइलेंट कैसे मानेंगे एसेट की बात कर रहे हैं, तो ये वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगी, माइनस करेंगे, ट्रेड पेबल इंक्रीज होगा, तो प्लस आइटम, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहां पर एक ऑप्शन और लेके आना पड़ेगा,
या फिर हम यहाँ कर देते हैं डिक्रीज, इसे कर देते हैं डिक्रीज प्लस आइटम। यहाँ डिक्रीज नहीं, थोड़ा क्वेश्चन में चेंज कर देते हैं, बिल्कुल सही है क्वेश्चन तो। यहाँ बस कर दे माइनस, अब ठीक है। यहाँ कर देते हैं अपन माइनस आइटम। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट बढ़ेगा, मतलब मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और ली होगी, मेरा जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर प्लस आइटम। अगर ट्रेड पेबल इंक्रीज होंगे वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा, ये वर्किंग कैपिटल के अंदर डिक्रीज होगा तो होगा प्लस आइटम। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस आइटम। केवल अक्रूड इंटरेस्ट साइलेंट केस में मानेंगे, करंट एसेट है, वर्किंग कैपिटल का पार्ट है, इंक्रीज हो रही है तो यही रहेगा प्लस आइटम, ऑप्शन बी। थोड़ा चेंज करना था क्वेश्चन के अंदर। 89 कहता है एक्स लिमिटेड जिसका ओपनिंग डिवेंचर 10% वाले हैं, 1 लाख की फेस वैल्यू है, ड्यूरिंग द ईयर कंपनी ने 20,000 रुपए के डिवेंचर किए रिडीम। फाइंड आउट द कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी इफ क्लोजिंग डिवेंचर रुपीज 1,20,000। कंपनी के पास डिवेंचर है 1 लाख रुपए के, 10% की रेट के, कंपनी ने 20,000 के डिवेंचर किए रिडीम, और इसके साथ साथ कंपनी ने हमें निकालना है कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी अगर क्लोजिंग डिवेंचर है 1,20,000। तो इस केस में सबसे पहले क्या बात याद रखनी है, हमने डिवेंचर जो रिडीम किए होंगे वो किए हैं साल के आखिरी में। मेरे पास डिवेंचर का ओपनिंग बैलेंस बनाना है, डिवेंचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस है 1 लाख, तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्लोजिंग बैलेंस है 1,20,000, ये आ गया 1,20,000। अब मैंने डिवेंचर रिडीम किए हैं 20,000 के, डिवेंचर रिडीम करेंगे तो पेमेंट होगा, एंट्री अलग होती है थोड़ी यहाँ से, लेकिन मैं तब भी यहाँ लिख देता हूँ टू कैश। ये मेरा हो गया रिडम्पशन। 1 लाख के ओपनिंग डिवेंचर्स थे, 20 लाख पेड कर दिया, बैलेंस आना चाहिए था 80,000, बैलेंस आ रहा है 1,20 क्योंकि मैंने डिवेंचर अब किए इशू। तो बाई बैंक ये मैंने डिवेंचर इशू किए हैं 40,000, तो कैश का इनफ्लो हो गया 40, कैश का आउटफ्लो हो गया 20, प्लस अब इंटरेस्ट की बात करें। ये मान के चलें कंपनी ने रिडीम भी किया है साल के आखिरी में, इश्यू भी किया है साल के आखिरी में, तो कंपनी इंटरेस्ट पेड करेगी 1 लाख का 10%, 10,000, 10,000 का इंटरेस्ट करेंगे पेड, तो 10,000 का कैश आउटफ्लो, 20,000 का कैश आउटफ्लो, टोटल आउटफ्लो 30, कैश का इनफ्लो 40, तो नेट कैश इनफ्लो आ गया 10। तो ऑप्शन रहेगा नेट कैश इनफ्लो 10,000, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 90, इफ इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल इज 10,000, अगर वर्किंग कैपिटल बढ़ रही है 10,000 से, वर्किंग कैपिटल होती है इंक्रीज, तो हमेशा ये माइनस आइटम के फॉर्म में शो करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर, तो इट विल बी ट्रीटेड एज माइनस आइटम इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑप्शन रहेगा डी। क्वेश्चन नंबर 91, 92 कहता है मार्केटेबल सिक्योरिटीज आर पार्ट ऑफ, मार्केटेबल सिक्योरिटीज ऐसी सिक्योरिटीज जो 3 महीने के अंदर कैश में होंगी कन्वर्ट, प्लस ऐसी सिक्योरिटीज जिनमें रिस्क है बिल्कुल जीरो, तो ऑप्शन डी ये है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट। 92, ऑल द आइटम्स आर नॉन ऑपरेटिंग, सारे आइटम्स नॉन ऑपरेटिंग एक को छोड़कर, तो गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग है बिल्कुल, डिविडेंड रिसीव्ड ये भी है नॉन ऑपरेटिंग क्योंकि गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी इन्वेस्टिंग ये फाइनेंसिंग। पेटेंट्स रिटर्न ऑफ, इसे हम काट के लिख दें डेप्रिसिएशन, यहाँ हम काट के लिख देते हैं डेप्रीसिएशन। डेप्रीशिएशन एक ऑपरेटिंग आइटम है क्योंकि अगर एसेट्स नहीं होंगी, मशीन नहीं होगी, तो माल का प्रोडक्शन भी नहीं होगा, तो डेप्रीशिएशन बिल्कुल एक ऑपरेटिंग आइटम है, ये नॉन ऑपरेटिंग नहीं है। अगला आइटम डिवेंचर इंटरेस्ट, ये भी एक नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, तो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ सही करना है, पेटेंट्स राइट ऑफ करके लिखना है डेप्रीशिएशन। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 92 की। 93 कहता है ऑल द आइटम्स आर नॉन कैश एक्सेप्ट, सारे आइटम्स नॉन कैश है लेकिन एक को छोड़ के। डाउटफुल डेट्स का प्रोविजन बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू, नॉन कैश आइटम है। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल के थ्रू, ये भी नॉन कैश आइटम है। गुडविल राइट ऑफ करेंगे, ये भी नॉन कैश आइटम है। केवल टैक्स का जो पेमेंट करेंगे वो नॉन कैश नहीं है, इससे कैश का होगा आउटफ्लो। 94, ऑल दी आइटम्स आर रिकॉर्डेड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एक्सेप्ट, सारे आइटम रिकॉर्ड करने हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर एक को छोड़कर। डिवेंचर बेचेंगे, हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, नाम में ही कह रहा है इन्वेस्टमेंट की तरह हेल्ड की है तो इन्वेस्टिंग के अंदर आना ही है। गुडविल राइट ऑफ करेंगे, गुडविल राइट ऑफ होती है स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल से, जो आइटम जाता है ऑपरेटिंग में, तो ये मेरी इन्वेस्टिंग का पार्ट नहीं है। अगला ऑप्शन सेल ऑफ मशीनरी बिल्कुल इन्वेस्टिंग है, डिविडेंड रिसीव्ड बिल्कुल इन्वेस्टिंग है, डिविडेंड रिसीव किया इन्वेस्टमेंट के ऊपर साइलेंट केसेस में। क्वेश्चन नंबर 95, पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज ऑन परचेज ऑफ सिक्योरिटीज, जब भी हम ब्रोकरेज पेमेंट करेंगे ये सिक्योरिटीज की वैल्यू में कर देंगे ऐड, तो ये जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, कैश कर रहे हैं पेड तो होगा माइनस, तो इट इज ट्रीटेड एज माइनस आइटम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इट इज ट्रीटेड एज माइनस आइटम इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अगर यहाँ पे क्वेश्चन कहता ब्रोकरेज पेड ऑन इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज मतलब शेयर इश्यू किया, डिवेंचर इश्यू किया, तब कंपनी ने ब्रोकरेज पेड किया, वो जाएगा
फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर। यहाँ पूछ रहा था सिक्योरिटीज खरीदते वक्त जो हमने ब्रोकरेज पेड की है सिक्योरिटीज के वैल्यू में करेंगे ऐड, और वो माइनस होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो यहाँ थोड़ा सा करना था माइनर करेक्शन। अगला कहता है 96, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज ट्रीटेड एज, यदि प्रेफरेंस शेयर होंगे रिडीम तो उस केस में ये जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और वो भी माइनस आइटम के फॉर्म में। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी माइनस आइटम, ऑप्शन ए। 97, इफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑल दी एक्टिविटीज इज नेगेटिव, अगर सारी एक्टिविटीज से कैश फ्लो आया नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब कैश का आउटफ्लो हुआ है, कैश का हुआ आउटफ्लो, इस आउटफ्लो में हम ऐड करते हैं क्लोजिंग सॉरी ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तब आएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर पहले से ही बैलेंस आया नेगेटिव तो ऐड करेंगे अगर ओपनिंग कैश, तो ये वैल्यू इस ओपनिंग कैश से होगी कम, तो पहला ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन कहता है ओपनिंग कैश क्या ज्यादा होगा क्लोजिंग कैश से। वापस सुने, अगर कैश का आउटफ्लो हुआ है इसमें ऐड करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ओपनिंग वाले से होगा कम, या फिर मैं कह सकता हूं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स क्लोजिंग वाले से होगा ज्यादा। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट है। 98 कहता है रिडम्पशन डिबेंचर रिकॉर्डेड ऑन, तो डिबेंचर की है रिडीम, कि हम रिकॉर्ड किस वैल्यू पे करेंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर, तो हमें रिकॉर्ड करना होगा रिडम्पशन वैल्यू पे, जिस वैल्यू पे हमने वो किया रिडीम। तो ऑप्शन रहेगा क्वेश्चन नंबर 99। ये कहता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड, इसमें इंक्लूड करेंगे कैश इन कैश एट बैंक मार्केट सिक्योरिटीज, ये इस साल के मॉडल टेस्ट पेपर में भी आरबीसी पूछ चुकी है। आखिरी क्वेश्चन, गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी लीड्स टू क्रिएशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, अगर हमने मशीनरी बेची और इससे हमने कैपिटल रिजर्व क्रिएट कर दिया, कैपिटल रिजर्व क्रिएट करने का मतलब इस गेन को हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लेकर नहीं गए, अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लेकर नहीं गए तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एडजस्ट नहीं होगा, तो उस केस में इसका एडजस्टमेंट केवल और केवल होगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। तो ऑप्शन रहेगा सी, मतलब मैंने एंट्री की होगी गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, मैंने एंट्री की गेन रिजर्व बनाने की, अदरवाइज एंट्री होती गेन ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, मैंने उससे बनाया कैपिटल रिजर्व, तो ये मेरा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं जाएगा, ये केवल और केवल जाने वाला है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर। ये बात थी ओवरऑल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। उम्मीद करता हूँ कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकेस अब भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की जल्दी से कोशिश करूंगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। ऐसे रिलेटेड टॉपिक डिस्कस करेंगे अपने अगले लेक्चर में। पढ़ते रहिए और बने रहिए। थैंक यू।